नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, अलग अलग जजमेंट्स और ऑर्डर्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं। आज हमारे पास में बहुत बहुत और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक अहम मुद्दा है कि वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रोल आउट करने की अभी पहल की है, उससे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन में क्या वहां पे लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्या बेनिफिट्स होंगी और उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या लूप होल्स हो सकते हैं और उनको कैसे इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, मोफा कैसे इसमें प्ले में आएगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के एक्ट इसमें कैसे प्ले में आएगा और इन सारी चीजों को कैसे एक बैलेंस करते हुए प्रॉपर्टी कार्ड फ्लैट के ओनर्स को इशू किया जा सकता है और उनकी लीगल टाइटल की वैलिडिटी को ज्यादा स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है और आगे की जो हर्डल्स है, चाहे वो बैंक लोन लेने की बात है, रीडेवलपमेंट होने की बात है या कहीं और जहां पे पहले इश्यूज हुआ करते हैं, कैसे चीजें इजी हो जाएंगी, इसको ही आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड, या आप इसको वर्टिकल 7/12 बोल दो। 7/12 बेसिकली क्या है, जहां पे फार्मर्स के लिए होता है, जहां पे किसी पट्टे को या किसी जमीन को जैसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो तो उसमें टाइटल भी होता है और पर्पस क्या है, एग्रीकल्चर होता है। तो दो अलग अलग फॉर्म्स है, 7 है और 12 है, जिसको हम मिला के बेसिकली 7/12 बोल रहे हैं, जहां पे फार्मर का राइट से उस जमीन के ऊपर। मगर जब आप फ्लैट्स लेते हो किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, आपके पास पोजेशन के राइट से, ना कि उस जमीन के, बिल्डिंग के या किसी कॉमन एरिया जो आप शेयर कर रहे हो, तो उसके राइट्स आपके पास नहीं है। अब यही चीजों को रिजॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आई है वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड। इसका मतलब आपकी राइट्स सिर्फ पोजेशन तक ही नहीं है, शेयर ऑफ द लैंड वेयर द बिल्डिंग इज स्टैंडिंग एंड दैट कॉमन स्पेस विच इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उसको भी डिफाइन किया जाए। और इस बिल्डिंग के ऊपर, जहां पे मान लेते हैं कि 2800 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग है और ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो हर फ्लोर में अगर 4 लोग रह रहे हैं, 4 अगर मेंबर्स हैं, तो 7 × 4 28 हो गया। 2800 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 28, तो आपके शेयर में कितना आ गया, 100 स्क्वायर फीट। अब जो पोर्शन है जहां पे वो बिल्डिंग बनी हुई है, जो टोटल वो प्रीमाइसेस है, 100 स्क्वायर फीट आपके हिस्से में भी आ जाएगा। तो वो आपका जमीन का इंटाइटलमेंट है और आपका जो पोजेशन राइट है घर का, वो तो रहेगा ही। तो वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी कि आपके पास में कितना आपका कारपेट एरिया है, कितना उस बिल्डिंग का एरिया है, कितना आपका शेयर ऑफ जमीन का एरिया गिर रहा है, आपने कोई बैंक लोन लिया हुआ है क्या, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और इससे क्या इजी हो जाएगी, जब हम सक्सेशन हो रहा है, मतलब आपके डेथ के बाद, या आप किसी को कुछ ट्रांसफर करना चाहते हो, या इंटेस्टेट या कैसे भी अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो आपके लाइव होते हुए या आपके देहांत के बाद, तो ट्रांसफर्स इजी हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आएंगी और आपका जो एंटाइटलमेंट है उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी जमीन को लेके और फ्लैट को लेके। ठीक है। और इसको छोड़ के क्या होगा, रीडेवलपमेंट के टाइम में जैसे हम देखते थे कि जमीन किसके नाम पे, डेवलपर के पास है, बिल्डर के पास है, प्रोमोटर के पास है, या वो सोसाइटी का है या इंडिविजुअल जो ओनर्स है। अगर हम अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की बात करें तो किसका, उसको लेके डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे या होंगे नहीं, तो ये इजियर हो जाएगा। और प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जब हम बात करें, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक लेंदियर प्रोसेस है। एक आदमी से दूसरे आदमी को जब हम सेल परचेज करते हैं, ठीक है, या हम सक्सेशन से ट्रांसफर करते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर को, उसको अगर वो प्रॉपर्टी जाता है तो प्रोसेस काफी लंबा हुआ करता है। तो इसमें सहूलियत हो जाएगी, थोड़ा इजी हो जाएगी। हो सकता है कि 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाए, क्योंकि जो आपकी जो लीगल टाइटल है आपकी एक कार्ड के अंदर रहेगी, आपके सारे डिटेल्स उसमें रहेंगे, इंक्लूडिंग दी बैंक के कोई लोन के भी
जो अमाउंट अगर आपने ऐसा लिया हुआ है सारे डिटेल्स उसमें भी रहेंगे। और उसको छोड़ के जो इन्वेस्टर्स वगैरह जो है एनआरआईज वगैरह है, तो ये जब प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएंगी तो एक बेटर टाइटल की तरह भी काम करेगी, तो लोगों की जो कॉन्फिडेंस है उस फ्लैट में या इस प्रॉपर्टी में बढ़ेगी, शायद उसके लिए वो ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। और प्रॉपर्टी कार्ड इसके लिए एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट इसमें साबित होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हमने देखे। डिफिकल्टीज जो थे हमने पहले देखे कि जब रीडेवलपमेंट होता था टाइटल को लेके इश्यूज हुआ करते थे, या रीडेवलपमेंट लेट हुआ करता था क्योंकि ज़मीन की टाइटल क्लियर नहीं हुआ करती थी, बैंक लोन लेने में इश्यूज हुआ करते थे कि सोसाइटी के नाम पे है, बिल्डर के नाम पे है, किसके नाम पे है, तो वो प्रोसेस जो है वो डिले हुआ करती थी। और इसको छोड़ के अपॉर्चुनिटी ऑफ डिस्प्यूट्स, ये सारे मैटर्स जो थे ये कोर्ट में ज़्यादा पहुंच जाते थे, 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक भी केसेस चलती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें अभी रिड्यूस हो जाएंगी, ऐसा एक्सपेक्टेड है। और टाइटल को लेके जो क्लैरिटी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो नहीं हुआ करती थी कि वेदर यू आर दी ओनर ऑफ द लैंड और द पोजेसर ऑफ द फ्लैट ओनली। तो ये सारी चीजें भी अभी क्लियर होगी, क्योंकि शेयर ऑफ द लैंड जो है आपका अपोर्शनमेंट आपको अभी मिलेगा कार्ड के ऊपर, आपकी सारी क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो हमने बेनिफिट जानने की कोशिश की, डिफिकल्टीज पहले क्या थी वो जानने की कोशिश की। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 30 अक्टूबर को एक जीआर निकाला कि भाई साहब एक पैनल बना देते हैं जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से है, रेवेन्यू से है, ठीक है, जो रूरल से है, जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है, जो लॉ एंड ऑर्डर से है, तो ये सारे जो सेटलमेंट कमिश्नर जो हैं और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प्स है, इनको चेयर करेंगे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू। और ये सारे लोग इंक्लूडिंग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेशन मिलके ऐसा एक फ्रेमवर्क निकालेंगे, ऐसा एक सॉल्यूशन निकालेंगे जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को ध्यान रखते हुए और अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जहां पे उस टाइप की भी सोसाइटी है उसको ध्यान रखते हुए मोफा के बीच में, और महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1960, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, इनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकल जाए कि सारे लोगों को, सारे ओनर्स ऑफ द फ्लैट या अपार्टमेंट्स को प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाए, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप ग्राउंड फ्लोर में हो, आप फर्स्ट फ्लोर में हो, 7th हो, आप 30वें फ्लोर में हो, तो आपका हिस्से का चाहे वो छोटा हो बड़ा हो आपको वो मिल जाए। तो एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए। तो इसलिए एक पैनल ऑफ द एक्सपर्ट्स कमिटी मेंबर्स को, हाई लेवल कमिटी मेंबर्स को बनाया गया जो इसमें एक्सपर्ट है, जो उनको नॉलेज है, जिनको सालों का ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये हमने समझने की कोशिश की। तो ये एक ड्राफ्ट रूल्स बनाएंगे जो पूरी महाराष्ट्र के लिए बनेगा, पूरी महाराष्ट्र बेनिफिट के लिए होगा। जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट्स वगैरह खड़े हो रहे हैं, तो वहां पे तो इजी हो जाएगा। वो 1 जनवरी 2026 से उनके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। चीजें प्रोसेस में है, मगर जो पुराने जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है थोड़ा उनको टाइम लगेगा। 2026-27 के अंदर ये सारी प्रोसीजर वगैरह कंप्लीट होगा। आपको जो अप्लाई वगैरह करना है शायद 500 रुपए का फीस की एप्लीकेशन वगैरह वो लगेगा, और चीजें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे वो सबमिट करने के बाद, जैसे सेल डीड वगैरह है, जो शेयर सर्टिफिकेट है या कुछ और डॉक्यूमेंट्स है सोसाइटी के, वो सब देने के बाद 1-2 साल के अंदर वो फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जो आपको मिल जाएगी, मतलब वर्टिकली अगर ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कहीं पे भी आपकी फ्लैट है तो आपका शेयर ऑफ हिस्सा इस लैंड के ऊपर जहां पे ये बिल्डिंग खड़ी है, आपका प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी आपके वर्टिकल कार्ड के ऊपर मेंटेन किया जाएगा। क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड को स्कैन करने से सारे डिटेल्स आ जाएंगे, और टोटल एरिया आपका लैंड का कितना है, आपका हिस्सा कितना पड़ता है, उसके डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, आपका लैंड शेयर आ जाएगा, बिल्टअप एरिया वगैरह कितना है, वो सारी चीजें और भी जो डिटेल्स है वो सारी चीजें आ जाएंगी। लोन डॉक्यूमेंट लोन की जितनी भी जो भी डिटेल्स है वो भी
वो भी आ जाएंगी। अब इसको थोड़ा सा हम अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है डी फैक्टो एंड डी ज्योर प्रिंसिपल को भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, ठीक है, ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है, डी फैक्टो जो है वो लैटिन एक्सप्रेशन है, और समथिंग विच एग्जिस्ट इवन दो इट मे नॉट बी लीगली एक्सेप्टेड और एग्जिस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, जैसे लिविंग रिलेशनशिप है मगर वो एक प्रॉपर मैरिज नहीं है बट द रिलेशन एग्जिस्ट। ठीक वैसे ही अगर वो मैरिज रिलेशनशिप है, ठीक है, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, तो आपके पास एक टाइटल है, आपके पास एक रिलेशन तो है, टाइटल भी है, तो वो एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम बोलेंगे फिर क्या, डी ज्योर, बाय राइट और अकॉर्डिंग टू लॉ। जो कानून के हिसाब से जो वैध है वो एग्जिस्ट करता है और वो दिखाई देता है और उसकी वैलिडिटी भी है। सिचुएशन दैट इज लीगली वैलिड और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जिसकी पहचान है। अब जब प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगी, आपका फ्लैट का तो हिस्सा है, मगर आपका फ्लैट कौन सी जमीन पे खड़ा है, उस जमीन पे जो आपकी हिस्से की जो डिक्लेरेशन नहीं थी वो भी अभी उसकी एंटाइटलमेंट मिलेगी, वो भी डिक्लेरेशन में आएगा, वो भी उस कार्ड के ऊपर आ जाएगा, आपका शेयर ऑफ जमीन का हिस्सा। चाहे आप अपार्टमेंट में रहते हो, चाहे आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, ये क्लैरिटी अभी एक बार आ जाए कि सिर्फ ये अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के लिए ही एप्लीकेबल है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और ऐसी अगर एप्लीकेबिलिटी नहीं है, ये कमिटी बैठी हुई है, हाई लेवल कमिटी, शायद ऐसा कोई सोल्यूशन इसमें निकाले जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल हो जाए। तो इसमें लैंड रेवेन्यू कोड के भी हम सेक्शन 148, 149, 150 भी जानने की कोशिश करेंगे, जहां पे एक्चुअली 7/12 वगैरह इफेक्टिव हो रहा है। अब 148 क्या बोलता है कि इट मैंडेट्स द मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एवरी विलेज। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब 7/12 फॉर एवरी विलेज, किसका क्या लैंड है, किसका क्या नाम है, किसको ट्रांसफर हो रहा है, किसकी तो म्यूटेशन वगैरह की एंट्री जो है, ये तलाटी वगैरह जो है या विलेज रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो उसका मेंटेनेंस करेगा और 3 महीने के अंदर 7/12 के अंदर उसे अपडेट कर देगा। ठीक वैसे ही उसी प्रिंसिपल को जो हम यहाँ पे 7/12 का ही जो प्रिंसिपल है, जो लैंड पे ओनली एग्जिस्ट करता है, फार्मर्स के लिए है, उसी प्रिंसिपल को हम वर्टिकली लेके आ रहे हैं, जिसको इसलिए हम बोल रहे हैं वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड या वर्टिकल 7/12। बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द 7/12। ठीक है। एंड 150 क्या बोलता है, डील्स विद द म्यूटेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स रिक्वायरिंग दैट द तलाटी विलेज वगैरह उसको ओनरशिप राइट्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट 7/12 एक्सट्रैक्ट के अंदर उसे अपडेट वगैरह करेगा। तो यही चीजों, यही प्रिंसिपल को, अब इसको लैंड रेवेन्यू कोड 1966 के जो ये 148, 150 एंड 149 के इसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस किया जा सकता है कि उसके अंदर इनकॉर्पोरेशन हो सकता है, और यही इन्हीं चीजों को स्टडी करेगा या पैनल, इन्हीं चीजों को ये कमेटी मेंबर स्टडी करके उसके अंदर क्या ऐसे लैंड रेवेन्यू कोड में चेंजेस करके उसमें देयर शुड बी नेसेसरी चेंजेस इन द लैंड रेवेन्यू कोड और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सके, इसको जानने की कोशिश करेगा। अब डी फैक्टो प्रिंसिपल क्या है कि समथिंग एग्जिस्ट दो इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड एज एग्जिस्टिंग। जैसे आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आपके पास फ्लैट का पोजीशन है, आपके पास फ्लैट का पोजीशन होने के बाद भी जिस ग्राउंड के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर वो खड़ा है, वो उसका पोजीशन, उसका राइट्स आपके पास नहीं है, उसका टाइटल आपके पास नहीं है। जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन स्पेस है, जो सारे मेंबर्स मिलकर शेयर करते हैं, वो उसके राइट्स आपके पास नहीं है, उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है उस जो एरिया है। आपके पास क्या है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जब हम जाते हैं, उसके आपके पास या तो सेल लीड होगा या आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा, बट इससे आपकी टाइटल ओवर द लैंड ओनरशिप प्रूव नहीं होती है। अब वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड आने के बाद आपकी लैंड में कितनी पोर्शन ऑफ ओनरशिप है और कॉमन एरियाज के अंदर भी कितनी आपकी हिस्सा है, वो भी उसमें लिखा जाएगा, वो भी प्रूव होगा।
जिसमें बैंक के ट्रांजेक्शन करने के लिए जहाँ पे लोन वगैरह आप जाते हो या फ्लैट का ट्रांसफर वगैरह जो किया जाता है उसमें चीज़ें इजी हो जाएंगी, रीडेवलपमेंट के टाइम में भी चीज़ इजी हो जाएगी। सो इन रियलिटी और मैटर ऑफ फैक्ट डी फैक्टो, तो मैटर ऑफ फैक्ट तो यही है कि आपके पास ओनली पोजेशन है, राइट्स नहीं है। और डी ज्योर में क्या है कि बाय राइट्स और अकॉर्डिंग टू लॉ, जो 7/12 का प्रिंसिपल जो आएगा कि एक्सटेंशन ऑफ द 7/12 एक्सट्रैक्ट, जो अभी वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा, आपको पोजेशन के साथ में राइट्स ओवर द लैंड, जिसका भी अपोर्शनमेंट जो भी हिस्सा है उतना भी मिलेगा। तो इसलिए हमने समझने की कोशिश की डी ज्योर प्रिंसिपल क्या है और डी फैक्टो प्रिंसिपल क्या है, जो कि लैटिन एक्सप्रेशन है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब जहां पे हम दो टाइप की जो हाउसिंग सोसाइटी के डेफिनेशन को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउसिंग सोसाइटी जो है, हाउसिंग सोसाइटी अपने आप में सेक्शन 36 बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये एक लीगल एंटिटी है, ये एक बिजनेस फॉर्म की तरह है। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड वो है, जैसे आप देखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट में एंटिटी रहता है, ठीक है। तो वैसे है, तो ये बेसिकली एक पर्सन की तरह काम कर रहा है, एक लीगल एंटिटी की तरह काम कर रहा है, एक बिजनेस फॉर्म की तरह काम कर रहा है। बिजनेस एंटिटी है तो मेंबर नॉट लीगल एंटिटी उसके अंदर। सो मेंबर इज ओनली ऑन द पोजेशन ऑफ दैट फ्लैट, नॉट द राइट ऑफ दैट फ्लैट। उसकी ओनरशिप जो है, तो बिल्डिंग की ओनरशिप किसके पास में है, बिल्डिंग की ओनरशिप, लैंड की ओनरशिप, ये दोनों हाउसिंग सोसाइटी के पास में है। और द सोसाइटी कैन हैव द परपेचुअल सक्सेशन, आपके डेथ के बाद, ठीक है, अनलेस अदरवाइज हेयरशिप वगैरह है या कोई उसमें सक्सेसर है। इस केस में क्या है, दी सोसाइटी विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग अनलेस अदरवाइज सोसाइटी का डी रजिस्ट्रेशन होता है या, ठीक है, या डिसॉल्व हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, ठीक है, उसको छोड़ के लिक्विडेशन वगैरह उसको छोड़ के द सोसाइटी इज ए लीगल एंटिटी जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, चलता ही रहेगा, तो वो एक लीगल एंटिटी है। मगर इंडिविजुअल के केस में जो फ्लैट का ओनर है वो वैसा नहीं है, ठीक है। ये हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे हम वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लाके उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या सोसाइटी में भी वो इंप्लीमेंट हो पाएगा, उसका एप्लीकेबिलिटी हो पाएगा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी तो लीगल एंटिटी है। और सेक्शन 154B(17) अगर हम देखेंगे ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, डेफिनेशन ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी भी पढ़ लेते हैं क्या है। उसके हिसाब से ये हमने यहां पे देखा। और दो टाइप की जो सोसाइटीज हैं क्या है, टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी एंड टेनेंट ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी। जहां पे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हैं, जहां पे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जैसे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब जहां पे टेनेंट को पार्टनरशिप हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पे क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग आर ओन्ड बाय द सोसाइटी और वेस्टेड विद द सोसाइटी। जो नॉर्मल हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है, दोनों ही, जिस बिल्डिंग के ऊपर आपके फ्लैट से आप 7th फ्लोर में भी रह रहे हो तो वो भी वो आपका है, मगर वो बिल्डिंग किसका है, वो लैंड किसका है, वो सोसाइटी का है। और जहां पे हम टेनेंट ओनरशिप कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनर ऑफ द लैंड बट मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द फ्लैट एंड द बिल्डिंग, जैसे इन केस ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। उनके पास में कॉमन एरियाज को वो लीगली शेयर करते हैं, उनकी टाइटल है, उनकी एंटाइटलमेंट है उसमें है, ठीक है। और जो बिल्डिंग है, अगर वो सिंगल फ्लोर की बिल्डिंग है तो वो उसके ओनर्स हैं, और उस लैंड पार्सल जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी है वो उसके भी ओनर्स हैं। मगर जो कॉमन एरियाज है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द अपार्टमेंट, जो है उनसे शेयर किया करते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड शुड बी इन द नेम ऑफ द सोसाइटी। अब इसके हिसाब से तो आपका जो बिल्डिंग है, आपकी जो फ्लैट है, जो अपार्टमेंट है, वो तो लैंड पे खड़ी है, उसके हिसाब से 7/12 का एक्सट्रैक्ट तो फिर उनको मिलना चाहिए जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन वाली पार्टी है। चलो हाउसिंग सोसाइटी का तो समझ में आता है कि सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द लैंड, सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, सोसाइटी इज द ओनर ऑफ द कॉमन स्पेस, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम लीगल एंटिटी हो। और बिल्डर ने, प्रमोटर ने या डेवलपर ने आपको ट्रांसफर कर दिया सोसाइटी को, एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया मोफा के एक्ट के जो भी
सेक्शन 7 सेक्शन 4 एंड के हिसाब से सेल ट्रांसफर वगैरह वो सब जैसे वो सारी चीजें होती है, ठीक है। और सेक्शन 3 के हिसाब से देखेंगे प्रमोटर्स जो टाइटल है उसकी जो लैंड का जो क्लैरिटी है, लैंड का जो एंटाइटलमेंट है, लैंड की जो टाइटल है, सेक्शन 3 मोफा के हिसाब से है। और सो द प्रॉपर्टी कार्ड सर्व्स एज ए फॉर्मल गवर्नमेंट रिकॉर्ड दैट वैलिडेट्स द बिल्डर्स लीगल ओनरशिप ऑफ द लैंड बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्लैट्स। और तभी उसको वो सेल कर सकता है क्योंकि अभी उसकी लीगल एंटाइटलमेंट है उस लैंड पार्सल के ऊपर, तभी उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन शुरू करता है और फिर उसके बाद फ्लैट्स को सेल कर पाता है। दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द मोफा 1963। और सेक्शन 11 क्या बोलता है ऑफ द मोफा? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमोटर कि चाहे एक बार आपने कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लिया वहां पे तो 4 महीने के अंदर ऑफ द सोसाइटी फॉर्मेशन इफ द बिल्डर फेल्स देन द डीम्ड कन्वे। तो आपको 4 महीने के अंदर बेसिकली कन्वेंस करना है। क्या कन्वेंस करना है? जो लैंड वगैरह है जिसके ऊपर ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे और सोसाइटी को आपको कन्वेंस करना है, या तो लैंड बिल्डर का है या तो लैंड सोसाइटी का है। कंस्ट्रक्शन से पहले बिल्डर का है या प्रमोटर डेवलपर जो है, और एक बार कंप्लीट हो गया तो ये 4 महीने की आपके ऊपर एक राइडर है, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि आपको सेक्शन 11 के हिसाब से आपको वो कन्वेंस करना है। नहीं करते हो तो सोसाइटी डीम्ड कन्वेंस के लिए जा सकती है और लैंड अपने उसमें ले सकती है। इसका मतलब 7/12 में अगर रिकॉर्ड आएगा या तो बिल्डर का आएगा या तो सोसाइटी का आएगा। यहाँ पे जो फ्लैट का जो ओनर है, अपार्टमेंट का जो ओनर है, उनका तो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं है। चाहे अगर मैं देखूं महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के हिसाब से या महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के हिसाब से, दोनों ही केस में, बिल्डर के केस में या सोसाइटी के केस में, फ्लैट का ओनर का राइट जमीन के ऊपर क्या है वो रिकॉर्ड कहीं नहीं आता है। तो इसको आप मान लीजिए वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड जो है इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ द 7/12 एक्सट्रैक्ट। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि अभी तो जो लैंड है किसके नाम पे है? या तो बिल्डर के नाम पे है या सोसाइटी के नाम पे है, और उसी में आपकी जो राइट्स है एस्टेब्लिश होगी। जिस बिल्डिंग में अभी आप जो फ्लैट लेके रहते हो, अपार्टमेंट लेके रहते हो, वहां पे अभी ये डिफाइन हो जाएगी, भैया तुम्हारा इतना पोर्शन अभी है, तुम्हारा इतना हिस्सा है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया 2800 स्क्वायर फीट का है तो 28 लोग रहते हैं, हर फ्लोर में 4-4 लोग रहते हैं, तो आपका हिस्सा 100 स्क्वायर फीट का गिर गया। तो वो आप लेके आप खुश हो जाओ कि चलो ठीक है कि अब मेरे पास भी मेरा हिस्सा है। ऐसा नहीं कि बस मेरा फ्लैट ही है, जमीन का ये इतना टुकड़ा मेरा भी है। जब रीडेवलपमेंट होगा चीजें या बैंक की जो प्रोसीजर्स होंगी तो चीजें इंटाइटलमेंट ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और लोन लेना ज्यादा इजी हो जाएगा। या फ्लैट ट्रांसफर के एंड ये उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत रेट भी बढ़ जाए कि टाइटल में ज्यादा क्लैरिटी आ गई और आपकी जमीन पे भी हिस्सा है तो उसकी वजह से हो सकता है रेट थोड़ा बढ़ भी जाए। तो ये आज हमने समझने की कोशिश की कि वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड से क्या एंटाइटलमेंट मिलेगा, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की रूल्स भी थोड़ा हमने समझने की कोशिश की। अब सेक्शन 36 भी हमने समझा कि इसके हिसाब से क्या है कि सोसाइटी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका परपेचुअल सक्सेशन होगा, जो एक लीगल एंटिटी है, जो एक बिजनेस फार्म की तरह भी है, एक कंपनी की तरह भी है। और क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब हम वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड लाने की बात करें। अब हम महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 के भी सेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। अब सेक्शन 5 क्या कहता है कि ये बेसिकली एंटाइटलमेंट देता है, इट ग्रांट्स एवरी अपार्टमेंट ओनर्स एंटाइटलमेंट टू ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द लैंड अपार्टमेंट एज डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 2। मीन्स डीड ऑफ डिक्लेरेशन जब आप करते हो, जब उसका फॉर्मेशन करते हो कि ये भैया ये जो लैंड पार्सल है इसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी हो रही है, इसके ऊपर आपका अपार्टमेंट है और आपका ये हिस्सा है। अब इसके हिसाब से तो फिर आपका, क्योंकि लैंड तो आपको मिल ही रही है, लैंड तो आपको ट्रांसफर हो ही रही है, तो इसके हिसाब से तो फिर 7/12 में आपका नाम होना चाहिए। तो अभी तक ऐसे नहीं है कि जो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है या अपार्टमेंट्स जो यहाँ पे जो उसके जो ओनर्स है उनको कोई ऐसा नाम प्रॉपर्टी कार्ड के ऊपर 7/12 के ऊपर एक्सट्रैक्ट के ऊपर ऐसा कुछ है, ऐसा अभी तक नहीं है। तो ये भी यहाँ पे पर्पस सॉल्व नहीं हुआ था अभी तक।
और सेक्शन 6 क्या बोल रहा है अभी महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1970 का, कि मेंबर्स इज ऑल्सो एंटाइटल टू अनडिवाइडेड इंटरेस्ट किसमें, इन दी कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज। कोई झूला लगा हुआ है, कोई वहाँ पे जिम है, कोई वहाँ पे स्विमिंग पूल है, या कुछ और वहाँ पे कॉमन फैसिलिटीज है, कम्युनिटी हॉल वगैरह या और कुछ है वहाँ पे, तो दे हैव अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, मतलब उनका इक्वल हिस्सा वहाँ पे है, कॉमनली वो उस चीज को यूज कर सकते हैं। ये कहाँ पे डिफाइन हुआ, ये एज पर दी सेक्शन अंडर सेक्शन 2 मीन्स जहां पे डीड ऑफ डिक्लेरेशन की आप बात करो वहां पे ये सब चीजें मेंशन हो गया, जब आपको ये सेल हुआ, जब आपको ये ट्रांसफर हुआ उससे पहले, और उसी के हिसाब से आपके ये अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन वगैरह बना और उसके हिसाब से अलग अलग राइट्स वहां पे डिफाइन हो गई। तो अब इसके हिसाब से भी आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड, मतलब 7/12 में आपकी कोई एक्सट्रैक्ट में कोई आपका कोई मेंशन नहीं है, ना सोसाइटी में कोई मेंशन है, उसके हिसाब से आपको डिराइव करके कुछ मिल रहा है, बस आपके पास पोजीशन ऑफ द फ्लैट है, ठीक है, वही ट्रांसफर हो रहा है सिडको माड़ा वगैरह, वहां से आप एनओसी भी ले रहे हो, और बाकी जो लैंड के जो रिकॉर्ड्स हैं या तो वो सोसाइटी के नाम पे है या फिर वो बिल्डर के नाम पे है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, आपको अभी प्रॉपर्टी वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर आपका नाम आ जाएगा, आपको टोटल एरिया ऑफ द लैंड आ जाएगा, कितना एरिया ऑफ द लैंड का कितना हिस्सा आपके नाम पे आ जाएगा, एक डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा, एक क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन करके जो भी उसको आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, उसमें लैंड का शेयर हो गया, बिल्टअप एरिया हो गया, ठीक है। तो थोड़ी आपकी टाइटल क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, ज्यादा उसकी रिजिडिटी होगी, ज्यादा वैलिडिटी होगी, ट्रांजैक्शन में चीजें इजी होंगे, और फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो जाएगा। जब आपके सक्सेसर्स वगैरह होंगे, जो आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को अगर आप किसी को ट्रांसफर करना हो या कुछ करना हो, या कोई और ऐसे रियल एस्टेट से रिलेटेड सेल परचेज वाली काम करना हो, तो वर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड का जो ये प्रिंसिपल है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो 1 जनवरी 2026 से जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो अभी कंटिन्यू होने जा रहे हैं जो बन रहे हैं, और ये सेल परचेज जो उनका होगा उनके लिए, तो ये ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपके बन के आ जाएगा। मगर जो पुराने जो हाउसिंग सोसाइटीज है, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, अब ये जो ड्राफ्ट स्टडी वगैरह, ये ड्राफ्ट रूल्स वगैरह बना ले, स्टडी वगैरह आ जाए, उसके हिसाब से कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये 1-2 साल में धीरे धीरे सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस एंड एक्ट के बारीकियों को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।